नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने ही चैनल मास्टरमाइंड पे। जो साथी इस चैनल को आप देख रहे हैं, कृपया इस वीडियो को जरूर शेयर करें दोस्तों में, और जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए पहले। ये जो सीरीज है ये साइंस का सीरीज है जो कि विगत वर्षों में आरआरबी की जितनी परीक्षाएं हुई है उसमें पूछा गया है। एक भी क्वेश्चन इधर उधर से नहीं है, तो ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी आगामी परीक्षा ग्रुप डी है या CB2 है तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन सब, जो कि प्रीवियस क्वेश्चन है यूथ कंपटीशन टाइम से, जो कि 2021 का एडिशन है, वहां से हमने लाया है। तो आज एक केमिस्ट्री का शुरू से हम शुरू कर रहे हैं, जो कि इसका पार्ट 1 होगा। चलिए हम लोग देखते हैं और बनाते हैं। पहला क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे है, कहा जा रहा है, देखिए, निम्नलिखित में से किसके अणुओं के बीच जो है आकर्षण बल, ठीक है ना, क्या होता है, अधिकतम होता है? द्रव के साथ या गैस के साथ या प्लाज्मा के साथ या ठोस के साथ। तो जितना चारों ऑप्शन दिले है, ये चारों ऑप्शन में से सबसे ज्यादा जो है आकर्षण बल सबसे अधिक किस में होता है? तो ठोस में होता है। ध्यान रखिए, किस में अधिक होता है? तो ठोस में होता है। आइए इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। क्या कहा जा रहा है व्याख्या में कि पदार्थ की एक अवस्था है जिसकी पहचान जो है पदार्थ की संरचनात्मक दृढ़ता और विकृति आकार, आयतन और स्वरूप में परिवर्तन के प्रति प्रत्यक्ष विरोध के गुण के आधार पर की जाती है। ठोस पदार्थों में उच्च यंग मापक और अपरूपता मापक होते हैं। ठोस के अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है। द्रव के अणुओं के बीच आकर्षण बल ठोस के अणुओं से कम तथा गैस के अणुओं के बीच आकर्षण बल सबसे कम होता है। तो ध्यान रखेंगे, सबसे अधिक किसके बीच होगा? तो ठोस के बीच होगा, ठीक है ना, आकर्षण बल। और सबसे कम तो गैस के, सबसे कम तो गैस के अणुओं के बीच आकर्षण बल सबसे कम होगा। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। 2 में क्या कहा जा रहा है कि पदार्थ के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? अब इसमें से बताना है कि आपका कौन सा कथन सही नहीं है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। यहाँ पे पूछ रहा है कि पदार्थ के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि 3 को सही होगा, वो नहीं होगा सही, वही आंसर होगा। पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल नहीं होता है। पदार्थ के कणों के बीच कोई आकर्षण बल नहीं होता है। और दूसरा कह रहा है पदार्थ के कण द्रव और वायु में सतत स्थानांतरित होते हैं। तीसरा कह रहा है पदार्थ कणों से बना होता है। और चौथा कह रहा है पदार्थ के कणों के बीच अंतर होता है। तो नहीं, यहाँ पे ढूंढना है कौन सा कथन सही नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 सही नहीं है। कह रहा है कि पदार्थ के कणों के बीच कोई आकर्षण बल नहीं होता है। नहीं होता है, अभी ना पढ़े, कोई ना कोई तो आकर्षण बल होता है। तो इसलिए कह रहा है नहीं होता है, लेकिन होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में क्या कहा जा रहा है, देखिए जरा आप लोग कलम को भी खोल लीजिए, और नहीं जानते हैं जो चीज को लिखिए। देखिए कहा जा रहा है कि पदार्थ के संदर्भ में कथन क्या क्या सत्य है, जरा देख लीजिए। पदार्थ के अणुओं के बीच आकर्षण बल कार्य करता है, अब कार्य नहीं करता है, इसलिए वो जिससे वे एक दूसरे से बंधे होते हैं। पदार्थ के कण और द्रव वायु में सतत स्थानांतरित होते हैं। पदार्थ जो है कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है? अंतर होता है। तो ये सब नोट आउट कर लीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। 3 में क्या कहा जा रहा है साथियों कि ठोस के कणों के संदर्भ में निम्न में से क्या सही है? अब इसमें से आप बताना है क्या सही है। वे यादृच्छिक रूप से गतिशील होते हैं, उनके बीच बड़े अंतराल होते हैं, व्यवस्थित तरीके से विन्यास होते हैं, उनमें न्यूनतम आकर्षण होता है। तो ठोस के कणों के संदर्भ में ये व्यवस्थित तरीके से क्या होते हैं? विन्यासित होते हैं। ध्यान रखेंगे, व्यवस्थित तरीके से विन्यासित होते हैं। कौन? ठोस। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जितना क्वेश्चन इसमें सब प्रीवियस है, देखिए ये भी ग्रुप डी में पूछा हुआ 18 के सिर्फ 3 का। कहा जा रहा है कि वे पदार्थ जिसका आकार जो है आयतन निश्चित होता है एवं कोणों के मध्य जो आकर्षण बल अधिकतम होता है, वे ठोस कहलाते हैं। अर्थात ठोस, प्रत्येक ठोस अवयवी कणों से मिलकर बना होता है। ये अवयवी कण अणु, परमाणु या आयन होते हैं। लक्षण क्या है? ठोस असंपीडीय एवं कठोर होता है तथा
इनके अवयवी कणों के मध्य जो है रिक्त स्थान कम होता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, इनके अवयवी जितने कण रहेंगे उसके बीच जो है रिक्त स्थान कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। ये भी कह रहा है, इसमें थोड़ा इसको देख लीजिए। कहा जा रहा है कि इसका घनत्व जो है गैस तथा द्रव की तुलना में अधिकतम होता है। ठीक है, ठोस व्यवस्थित तरीके से विन्यासित होते हैं एवं इसका गलनांक जो है प्राय अधिक होता है। गलनांक अधिक होगा, ठीक है ना, ठोस का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 को देखिए। 4 में क्या कहा जा रहा है, 4 को बनाइए। 4 में क्या कहा जा रहा है कि अभी तक वैज्ञानिक द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई है, बताइए। अभी तक कई अवस्था तय किया गया है पदार्थ की, तो अभी तक जो है टोटल 5 गो अवस्था तय किया गया है। कितना, 5 गो। देखेंगे कौन कौन, इसकी व्याख्या देखिए। कहा जा रहा है कि पदार्थ जो है ब्रह्मांड की विषय वस्तु है। प्रत्येक जो है वह वस्तु जो स्थान घेरती है तथा जिसमें द्रव्यमान होता है पदार्थ या द्रव कहलाती है। वैज्ञानिक द्वारा 5 अवस्था तय की गई है। पहला ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस, चौथा प्लाज्मा और 5वां बोस आइंस्टाइन कंडेंसन सेट। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ये 5वां अवस्था। इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो टोटल अवस्था पूछे तो 5। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। 5 में क्या कहा जा रहा है साथियों कि नीचे दी गई आकृति से क्या अनुमानित नहीं लगाया जा सकता है। अब यह आकृति दे रखा है, अब बताना है क्या अनुमानित नहीं लगाया जा सकता है। ये सॉलिड है यानी कि ठोस है, ये लिक्विड है, द्रव है, ये गैस है, ये प्लाज्मा है। देखिए पहला ऑप्शन देखिए। कहा जा रहा है पहला ऑप्शन में कि पदार्थ के चारों अवस्थाओं की आणविक व्यवस्था देखी जा सकती है। दूसरा कहा जा रहा है प्लाज्मा एक तरल पदार्थ है जो शरीर की सभी कोशिकाओं में मौजूद है। तीसरा क्या कहा जा रहा है, तीसरा ये कहा जा रहा है यह आकृति पदार्थ की चौथी अवस्था अर्थात प्लाज्मा को प्रदर्शित करती है। चौथा देखेंगे, चौथा में क्या कहा जा रहा है, यह आकृति पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करती है। ठीक है, तो प्लाज्मा एक तरल पदार्थ है जो शरीर की सभी कोशिकाओं में मौजूद है, ये इसका आंसर हो जाएगा। प्लाज्मा एक तरल पदार्थ है जो शरीर की सभी कोशिकाओं में मौजूद है। व्याख्या देखते हैं इसका। व्याख्या क्या कहा जा रहा है कि प्लाज्मा एक तरल पदार्थ है, यह ठोस, द्रव, गैस के गुणों से काफी भिन्न होता है। कौन, प्लाज्मा। इसलिए इसे पदार्थ की एक भिन्न अवस्था या चौथी अवस्था माना जाता है। प्लाज्मा को प्रदर्शित किया जा सकता है। यह तरल पदार्थ केवल लाल रक्त कोशिकाओं, सफेद रक्त कोशिकाओं और बिंबाणु यानी कि प्लेटलेट्स में पाया जाता है। प्लाज्मा लाल रक्त में, व्हाइट ब्लड सेल में और बिंबाणु में ही पाया जाता है। प्लाज्मा का काम इन्हें पोषण पहुंचाना है, रक्त वाहिनियों में इनके विचरण में सहायता करना है, जबकि यह पदार्थ शरीर की अन्य सभी कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। जब भी पाया जाएगा प्लाज्मा व्हाइट ब्लड सेल में, रेड ब्लड सेल में, और कहाँ पाया जाएगा बताइए, बिंबाणु में, प्लेटलेट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। 6 में क्या कहा जा रहा है साथियों कि डैश डैश में विसरण अत्यधिक तीव्र से होता है। किसमें, ठोसों में, द्रवों में, गैसों में या प्लाज्मा में। तो गैसों में जो है क्या होता है, विसरण सबसे अधिक तीव्र होता है। पदार्थ की 3 अवस्था है, ठोस, द्रव और गैस। गैस में जो है पदार्थ की वह भौतिक अवस्था है जिसका आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित होता है। आकार भी अनिश्चित रहेगा और आयतन भी अनिश्चित रहेगा। क्या कहलाएगा बताएंगे, गैस कहलाएगा। गैसों में विसरण अधिक जो है तीव्रता से होता है। विसरण जब भी होगा तो क्या होगा, अत्यधिक तीव्रता से होगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा, क्योंकि गैस अणुओं में जो है आकर्षण एवं प्रतिकर्षण नहीं होता है। क्योंकि गैस अणुओं में आकर्षण एवं प्रतिकर्षण नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे विसरण अधिक होगा। इस चीज को नोट आउट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। 7 में क्या कहा जा रहा है कि यदि अमोनिया गैस अनुपात गैस तो कपूर इक्वल टू वाट।
तो गैस होगा कि ठोस होगा कि तरल होगा या अर्ध ठोस होगा, यहाँ पे बताना है। बताइए आप लोग। तो क्या हो जाएगा, ठोस हो जाएगा, क्योंकि कपूर ठोस अवस्था में पाया जाता है। अमोनिया जो है गैस में, तो कपूर क्या हो जाएगा, ठोस में पाया जाता है। या सफेद रंग का मोम की तरह एक पदार्थ है, इसमें एक तीखी गंध होती है। किसमें, कपूर में। अमोनिया एक तीक्ष्ण गंध वाली रंगहीन गैस है, यह हवा से हल्की होती है अमोनिया। इसका वाष्प घनत्व जो है 8.5 है। यह जल में अति विलय हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए। 8 में क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में होते हैं। कह रहा है पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में होते हैं, तो यही तो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। हाँ। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। हाँ, क्योंकि अभी आपने पढ़ा, जितना पढ़ रहे हैं अभी आप देखिए, यहाँ पे अगर माइंड कंटेशन कीजिएगा तो आपको सब क्वेश्चन बनते चला जाएगा। कृपया आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या चीज, कौन सा कथन गलत है, तो ऑप्शन नंबर है इसका सही आंसर हो जाएगा। पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में होता है, ऐसा नहीं होता है। पदार्थ के कण की क्या क्या विशेषता है, आइए हम लोग डिस्क्रिप्शन में देखते हैं। इसका व्याख्या में कह रहा है कि पदार्थ के कणों की कुछ विशेषताएं निम्नवत है। कौन कौन विशेषता है, यदि सभी पदार्थ कणों से मिलकर बने होते हैं। दूसरा, पदार्थ के कण अत्यंत जो है सूक्ष्म होते हैं। पदार्थ के कणों के बीच जो है रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कणों में गतिज ऊर्जा होती है और तापमान बढ़ाने पर कणों में गतिज हो जाती है। तो इस सारे पॉइंट है, अगर आप नहीं जानते हैं नोट आउट कर लीजिए या लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। 9 में क्या कहा जा रहा है, डैश डैश एक शुद्ध पदार्थ है। कौन भाई, चीनी का घोल या मीथेन या दूध या वायु। तो जितना ऑप्शन उसमें से आपका शुद्ध पदार्थ कौन है, मीथेन है। क्यों, देखते हैं। मीथेन एक शुद्ध पदार्थ है। यह पृथ्वी की सतह के नीचे पेट्रोलियम पदार्थों के पेट्रोलियम जितना पदार्थ रहेगा साथ जो प्राकृतिक गैस में पाई जाती है, यह जो है दलदली भूमि में मिलती है, इसलिए इसे मार्स गैस भी कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे, पृथ्वी की सतह के नीचे पेट्रोलियम पदार्थों के साथ प्राकृतिक गैस के रूप में पाई जाती है। कौन, मीथेन, इसलिए शुद्ध है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 को देखेंगे। 10 में क्या कहा जा रहा है कि कौन सा कथन सत्य है, ठीक है ना। एक दृढ़ता दे रखा है, दूसरा संपीड़ितता दे रखा है। दृढ़ता में देखेंगे, कहा जा रहा है कि पदार्थ के प्रकार के अनुसार कणों के स्थान के आधार पर आकार बदलता है। उदाहरण के लिए ठोस पदार्थों का निश्चित आकार होता है, जबकि तरल पदार्थ उनके पात्र का आकार प्राप्त करते हैं। और देखा जाए तो गैसों में कोई आकार नहीं होता है। लेकिन वहीं संपीड़ितता में देखेंगे, संपीड़ितता में क्या कहा जा रहा है कि यह पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण उच्च दाब पर उसका आयतन कम हो जाता है और गैसों में यह गुण पाया जाता है। तब ऑप्शन दे रखा है ए और बी दोनों सत्य है, केवल ए सत्य है, केवल बी सत्य है, और डी में दे रखा है ए और बी दोनों सत्य है। तो केवल बी ही सत्य है। क्यों बी ही सत्य है, आइए इस पर चर्चा करते हैं। कहा जा रहा है कि पदार्थों के दृढ़ता के गुण के कारण पदार्थ टूटने से पहले अपने ऊपर लगने वाले झटकों या धक्कों का विरोध करता है, ठीक है ना। जब भी टूटेगा तो झटका या धक्का का विरोध करेगा। अतः कथन एक गलत तथा कथन भी सही है, ठीक है ना, क्योंकि संपीड़ितता गैसों में सबसे अधिक होता है। संपीड़ितता जब भी होगा गैसों में क्या होगा, सबसे अधिक होगा, जिसके कारण उच्च दाब पर उसका आयतन कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे। 11 में क्या कहा जा रहा है कि मिश्रण प्रकृति में डैश डैश होता है। क्या होता है, समांगी, विसमांगी या समांगी और विसमांगी दोनों या शुद्ध पदार्थ। तो मिश्रण प्राकृतिक में डैश डैश समांगी और विसमांगी दोनों होते हैं। ध्यान रखेंगे, समांगी और विसमांगी दोनों होते हैं, क्योंकि प्रकृति में मिश्रण समांगी और विसमांगी दोनों होता है। जैसे समांगी मिश्रण कौन कौन है, नमक और जल का मिश्रण, चीनी और जल का मिश्रण। विसमांगी मिश्रण कौन है, मिट्टी और रेत का मिश्रण, तेल और जल का मिश्रण। ये सब क्या है, विसमांगी मिश्रण है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखिए, इसको क्या करना है कि एक बार देखते चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। तो प्रीवियस क्वेश्चन है, बनाते चलिए आप लोग। कहा जा रहा है कि एक मिश्र धातु किसका उदाहरण है, बताइए। कोलाइड विलयन का या पायस का या ठोस विलयन का, विविध मिश्रण का। तो बताएंगे क्या होगा सही जवाब। एक मिश्र धातु जो है ठोस विलयन का उदाहरण होता है, ठोस विलयन का उदाहरण होता है। ALP का क्वेश्चन है,
इसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे। डिस्क्रिप्शन में क्या कहा जा रहा है, ध्यानपूर्वक देखिए आप लोग। 2 या 2 से अधिक रासायनिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। जब 2 या 2 से अधिक रासायनिक पदार्थ के समांगी मिश्रण को हम विलयन कहते हैं तो विलयन कौन कौन प्रकार का होता है जरा इसको भी देख लेते हैं। ठोस में ठोस का विलयन, मिश्र धातु जैसे पीतल, तांबा और पीतल होता है ना, तांबा और जस्ता का मिश्रण, तो ठोस में ठोस का विलयन, ठोस में द्रव का विलयन, थैलियम धातु में पारा धातु का विलयन, गैस में ठोस का विलयन, वायु में कपूर का विलयन, द्रव में द्रव का विलयन, जल में अल्कोहल का विलयन है। क्या है, द्रव में द्रव का विलयन है। गैस में द्रव का विलयन, गैस में द्रव का विलयन, इसको ध्यान रखिएगा, कुहरा है आपका गैस में द्रव का विलयन, गैस में द्रव का विलयन। अमोनिया गैस का जल में विलयन, ये सब क्या है आपका गैस में द्रव का विलयन है, इसको नोट आउट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 को देखेंगे। 13 में क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषमांगी मिश्रण है, पीतल या पानी में चीनी का घोल या वायु या दूध। तो विषमांगी मिश्रण पूछ रहा है, तो विषमांगी मिश्रण कौन है आपका, दूध है। क्यों दूध है इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिएगा, कहा जा रहा है कि विषमांगी मिश्रण वह मिश्रण है जिसके प्रत्येक भाग में कुछ जो है अवयवी पदार्थों के संगठन एवं विभिन्न गुणधर्म एक से नहीं होते हैं। जैसे लोहा एवं गंधक का जो है मिश्रण, बालू एवं नमक का मिश्रण, ये सब क्या है, विषमांगी मिश्रण है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 को देखेंगे। 14 में क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से विषम की पहचान करें। अब विषम की पहचान करना है, रीजनिंग वाला भी सिस्टम इसमें डाल दे रहा है साइंस में। थोड़ा थोड़ा नहीं ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो छूट जाएगा आपको। वायु, मिश्र धातु या दूध या जल, तो आपको विषम पहचान करना है। तो क्या होगा जब आप बताइए, तो विषम इसमें जो है जल हो जाएगा। क्यों जल होगा, क्योंकि सभी पदार्थ मिश्रण है, जबकि जल क्या है, एक यौगिक है। सभी पदार्थ जितना दिख रहा है, वायु, मिश्र धातु और दूध, सब क्या है, मिश्रण है, जबकि जल क्या है आपका, यौगिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाए, क्वेश्चन नंबर 15 को देखेंगे। 15 में क्या कहा जा रहा है साथियों कि समान पदार्थ के भौतिक अवस्था में शामिल नहीं है, वह पदार्थ क्या है, कोलाइड है या गैसीय है, या तरल है या मिट्टी है। तो कौन सा पदार्थ है जो शामिल नहीं है, तो वो कोलाइड पदार्थ है जो कि शामिल नहीं है। क्यों, क्योंकि कोलाइड पदार्थ समान पदार्थों की भौतिक अवस्था नहीं है। यह एक रासायनिक समीकरण होता है, कौन, कोलाइड, जिसमें एक पदार्थ के कण जो है दूसरे पदार्थ के समान रूप में परिक्षेपित होते हैं। पदार्थ की मुख्य 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। इस चीज को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 16 को देखेंगे हम लोग। 16 में क्या कहा जा रहा है कि हवा एक डैश डैश है। हवा क्या है, मिश्रण है, यौगिक है कि क्या है, बताएंगे। तो हवा जो है क्या है, तो 2 तत्वों का यौगिकों का मिश्रण है। दोनों तत्वों और यौगिकों का क्या है, मिश्रण है हवा आपका, ठीक है ना। देखेंगे डिस्क्रिप्शन में क्या कहा जा रहा है। देखिए, इसका डिस्क्रिप्शन ही इंपॉर्टेंट है, समझे। वायु पृथ्वी के वायुमंडल में शामिल गैसों में तत्वों और यौगिकों का मिश्रण है। वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसें निम्न प्रकार है। नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है, 78.084%। ऑक्सीजन का कितना है, 20.946%। आर्गन का कितना है, 0.934%। नियॉन का कितना है, 0.0018%। हीलियम का कितना है, 0.00524%। मीथेन का कितना है, 0.002%। इस सबको ध्यान रखेंगे, कभी कभी एग्जैक्ट भी पूछ देता है परीक्षा में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 को देखेंगे। 17 में क्या कहा जा रहा है साथियों, यह वह विजातीय मिश्रण जिसमें बिल्लिये के कण घुलते नहीं हैं, ध्यान रखेंगे, बल्कि पूरे माध्यम में निलंबित बने रहते हैं, कहलाता है। क्या कहलाता है, असंतृप्त विलयन कहलाता है, या सस्पेंशन कहलाता है, या कोलाइड कहलाता है, या संतृप्त विलयन कहलाता है। क्या कहलाएगा भाई, बताएंगे, जवाब दीजिए आप लोग इस क्वेश्चन का। क्या होगा जवाब, तो देखिए, ऐसा विजातीय मिश्रण जिसमें जो है विलय के कण घुलते नहीं है बल्कि पूरे माध्यम में निलंबित बने रहते हैं, वह सस्पेंशन कहलाता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सस्पेंशन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, सस्पेंशन कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 18 को देखेंगे। 18 में क्या कहा जा रहा है कि विज्ञान में कौन सा नियम मिश्रण के गुणों का पालन नहीं करता है, बताएंगे। मिश्रण के घटक उनके गुणों के बराबर बरकरार रखते हैं, या मिश्रण अलग अलग पदार्थों के
हो सकते हैं। इसे भौतिक विधि से अलग किया जाता है, इसकी संरचना तय है। तो क्या हो जाएगा, विज्ञान में मिश्रण के गुणों का पालन नहीं करता है क्योंकि इसकी संरचना तय है, इसलिए नहीं कर पाता है। आइए देखते हैं डिस्क्रिप्शन, व्याख्या। व्याख्या में क्या कहा जा रहा है कि रसायन विज्ञान में वह पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक तत्व यौगिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने से प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है, मिश्रण कहलाता है। मिश्रण को सरल यांत्रिक विधियों द्वारा पुनः जो है उसके प्रारंभिक अवयवों में अलग किया जाता है। मिश्रण में उपस्थित उसके घटक अपने गुणों में सदैव बरकरार रखते हैं, जैसे नमक एवं बालू का मिश्रण। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा, क्वेश्चन नंबर 19 को देखेंगे। देखिए, अगर आप पढ़ लिए हैं, बना लिए हैं, तो इसको एक बार देखिए, रिवीजन होगा आपको। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब मत कीजिए, ठीक है वो सब, लेकिन आप जो है कम से कम इसको देखिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए ताकि वे भी देखे, ठीक है ना। चलिए, पढ़ लिए तो रिवीजन कीजिए। 19 नंबर क्वेश्चन को देखिए, कहा जा रहा है कि जब 2 तरल पदार्थ एक दूसरे में घुलते नहीं हैं और सॉल्यूशन नहीं बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, सॉल्वेंट कहते हैं या सॉल्यूट कहते हैं या अमिश्रणीय कहते हैं या एडिक्टेंशन कहते हैं। तो ऐसे पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, अमिश्रणीय यानी कि इमिसिबल कहते हैं। क्यों कहते हैं, जब 2 तरल पदार्थ एक दूसरे में घुलते नहीं हैं और सॉल्यूशन नहीं बनाते हैं तो उन्हें इसलिए हम लोग अमिश्रणीय या इमिसिबल पदार्थ के नाम से जानते हैं। तो ध्यान रखेंगे क्या हो जाएगा, अमिश्रणीय पदार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाए, क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 को देखेंगे। 20 में क्या कहा जा रहा है कि शक्कर के घोल में शक्कर एक क्या है, शक्कर के घोल में शक्कर एक क्या है, विलायक है, घोला हुआ पदार्थ है या कोलाइड है या सस्पेंशन है। तो शक्कर के घोल में शक्कर जो है एक प्रकार का क्या है, तो घुला हुआ पदार्थ है। क्यों है, जरा देखिए। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ जैसे कि ठोस, द्रव, गैस का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है, तो इसके साधारण मुख्य जो है अवयव जो मात्रा में अधिक होते हैं उसे विलायक तथा जो कम मात्रा में होते हैं उसे हम लोग विलय यानी कि घुला हुआ पदार्थ कहते हैं। जल एक अच्छा जो है विलायक है, ध्यान रखेंगे। जल क्या है, यौगिक भी है, विलायक भी है, क्योंकि इसमें विभिन्न प्रकार के पदार्थ घुल जाते हैं। इसी कारण जो है जल में सर्वाधिक जो है विलायक कहा जाता है। शक्कर के घोल में शक्कर एक घुला हुआ पदार्थ विलय है क्योंकि इसकी मात्रा विलायक में कमी होती है। तो इसका क्या हो जाएगा जवाब, घुला हुआ पदार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 21 को देखेंगे। 21 में क्या कहा जा रहा है कि डैश डैश एक यौगिक नहीं है। क्या एक यौगिक नहीं है, लेड, चौक, हाइड्रोजन सल्फाइड या सल्फर डाइऑक्साइड। तो 2 या 2 से अधिक तत्व जब एक निश्चित अनुपात में रासायनिक बंधन द्वारा जुड़कर जो पदार्थ बनाते हैं उसे रासायनिक यौगिक कहते हैं। जैसे कि चौक क्या है आपका, बताएंगे, रासायनिक यौगिक है चौक। हाइड्रोजन सल्फाइड रासायनिक यौगिक है। सल्फर डाइऑक्साइड, लेड एक क्या है, धातु है। तो ध्यान रखेंगे, इसका क्या हो जाएगा, यौगिक नहीं है, तो लेड एक यौगिक नहीं है, बाकी सब है। क्वेश्चन नंबर 22 को देखेंगे। 22 में क्या कहा जा रहा है कि रेत और चीनी का मिश्रण एक उदाहरण है। किसका, विजातीय मिश्रण का, कोलाइडी मिलियन का या सजातीय मिश्रण का, निलंबन का। तो रेत और चीनी एक मिश्रण है, विजातीय मिश्रण का एक उदाहरण है। विजातीय मिश्रण का एक उदाहरण है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा, विजातीय मिश्रण। विजातीय मिश्रण, विजातीय मिश्रण। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 23 को देखिए। 23 में क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है, बताएंगे। तो भौतिक परिवर्तन कौन नहीं है, 4 ऑप्शन में बताएंगे। ठोसों का द्रव में पिघलना, गैसों का द्रव में द्रवीकरण या पदार्थों का किण्वन या द्रव का गैस में वाष्पीकरण। तो पदार्थों का किण्वन एक रासायनिक प्रक्रिया है, जैसे दूध से दही बनना एक क्या है, रासायनिक प्रक्रिया है। दूध से जब दही जमता है, अगर नहीं जानते तो लिखिए कॉपी में। गन्ने के रस से सिरके का बनना, ये सब क्या है, रासायनिक प्रक्रिया है। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा सही जवाब, पदार्थों का किण्वन भौतिक परिवर्तन नहीं है, किण्वन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 24 को देखेंगे। 24 में क्या कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है। अब देखिए, ईंधन का दहन या अम्लीकृत जल का वैद्युत अपघटन या ऑक्सीजन लौह में जंग लगना या प्लेटोनियम तार का जलना। तो ऑक्सीकरण लौह में जंग लगना ये आपका रासायनिक परिवर्तन नहीं है, ध्यान रखेंगे। लोहे में जंग लगना ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है। क्यों नहीं है, आइए चर्चा करते हैं। कहा जा रहा है कि रासायनिक परिवर्तन अम्लीकृत जल का वैद्युत अपघटन नहीं है, जबकि ईंधन का दहन, ऑक्सीकरण, लौह में जंग लगना,
प्लेटिनियम का तार का जलना आदि रासायनिक परिवर्तन है। समझे, आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 25 को देखिए। 25 में क्या कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? मक्खन का खट्टा होना, या CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड से सूखी बर्फ का बनना, या एक प्लेटिनियम तार का गर्म होना, या लोहे का चुंबकीयकरण। तो मक्खन का खट्टा होना क्या है? आपका रासायनिक परिवर्तन है, बाकी कोई नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वे परिवर्तन जिनमें नए पदार्थ बनते हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। यह एक अनुत्क्रमणीय प्रक्रिया है। रासायनिक क्रिया उसी के पदार्थ में परिवर्तन नहीं होती है। उदाहरण के लिए मक्खन का खट्टा, ठीक है ना, कागज का जंगला, लोहे में जंग लगना आदि नए पदार्थ बनते हैं। तो मक्खन का खट्टा होना एक रासायनिक परिवर्तन है, ध्यान रखेंगे। क्योंकि रासायनिक क्रिया उसी पदार्थ में परिवर्तित नहीं होती है। जैसे मक्खन का खट्टा होना, कागज का जंगला, सब क्या रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाए। क्वेश्चन नंबर 26 को देखेंगे। 26 में क्या कहा जा रहा है कि लोहे में जंग लगना इनमें से किसका उदाहरण है? भौतिक परिवर्तन का, उसमें क्षेपी परिवर्तन का, उसमें ग्राही परिवर्तन का, रासायनिक परिवर्तन का। अब तो बताइए इस क्वेश्चन को। तो क्या है? लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। अभी ना पढ़े हैं लोहे में जंग लगना, तो एक रासायनिक परिवर्तन। एक क्वेश्चन जो है रिपीट किया है, देख रहे हैं 2 बार, 16 में और 17 में भी। ध्यान रखेंगे, देखेंगे डिस्क्रिप्शन इसका 26 का। 26 में क्या कहा जा रहा है कि जब कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थ से मिलकर एक नया पदार्थ बनाता है तो इसे हम लोग रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। रासायनिक परिवर्तन के अन्य उदाहरण क्या क्या है भाई? दूध का दही का परिवर्तन, अगरबत्ती का जलना, भोजन का पाचन, लकड़ी का जलना, ये सब क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 27 को देखिए। 27 में क्या कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक जो है उदाहरण है? फिर रासायनिक परिवर्तन से पूछ रहा है। ऊर्ध्वपातन या क्रिस्टलीकरण या निषेकरण या आसवन। तो यह परिवर्तन जिसमें एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं, ध्यान रखेंगे। निष्क्रियकरण यानी कि उदासीकरण एक प्रकार के रासायनिक परिवर्तन है। किसी जो है अम्ल और किसी क्षारक के बीच में होने वाली अभिक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है, ठीक है ना। यह प्रक्रम में उष्मा के निर्मुक्त होने के साथ साथ लवण और जल निर्मित होता है। तो ये क्या हो जाएगा? निषीकरण, निष्क्रियकरण। ऊर्ध्वपातन, क्रिस्टलीकरण तथा आसवन जो भौतिक परिवर्तन के सब उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 28 को देखेंगे। 28 में क्या कहा जा रहा है कि अब देखिए 28 में उल्टा पूछ रहा है। चला 28 में ये कहा जा रहा है कि एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है। कौन नहीं है भाई? तो एक अंडा का पकना, एक आइस क्यूब का पिघलना, या केक को बेक करना, या केला का सड़ाना। तो आइस रासायनिक परिवर्तन नहीं है, आइस क्यूब का एक पिघलना नहीं है। क्यों नहीं है? आइए इस पर चर्चा करते हैं। क्योंकि पदार्थ के आकार, माप, साइज, रंग और अवस्था जैसे गुण उसे भौतिक गुण कहलाते हैं। यह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है उसे भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। ऐसे परिवर्तन को कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, जैसे कि आइस का क्यूब को पिघलना भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, क्योंकि नया तो कुछ बना नहीं, इसलिए ये आपका रासायनिक परिवर्तन नहीं है। क्या आपका? भौतिक परिवर्तन है। इस चीज को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाए। जो कहते हुए रहे तो भौतिक परिवर्तन। आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 29 को देखिए। 29 में क्या कहा जा रहा है कि उस प्रक्रिया का क्या नाम है जिसमें गैस जो है सीधे ही ठोस वस्तु सॉलिड में परिवर्तित हो जाती है? सब्लिमेशन या डिपोजिशन या कंडेंसेशन या इवेपोरेशन। तो ऐसी जो है प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? डिपोजिशन बोलते हैं। आइए चर्चा करते हैं डिपोजिशन क्या है। देखिए, डिपोजिशन वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई पदार्थ गैस अवस्था में सीधे जो है ठोस अवस्था में परिवर्तित कर देता है। जब गैस से क्या हो जाएगा? ठोस में परिवर्तित करेगा तो डिपोजिशन कहलाता है। ध्यान रखेंगे। संघनन के बारे में चर्चा करते हैं थोड़ा। संघनन क्या कहा जा रहा है? संघनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई पदार्थ वाष्प से तरल अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। वाष्प से कहां हो जाएगा? तरल अवस्था, जैसे वाष्प का जल में परिवर्तन। ऊर्ध्वपातन वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई पदार्थ जो है ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, जैसे कि कपूर का जलना क्या ऊर्ध्वपातन है। क्यों? क्योंकि जो ठोस अवस्था से गैस में जाता है, इसलिए ऊर्ध्वपातन कहलाता है। इस चीज को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है वाष्पीकरण। वह प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ तरल अवस्था से वाष्प यानी कि अवस्था में परिवर्तन होता है, वो क्या कहलाता है? तो वाष्पीकरण कहलाता है।
तो इस चीज को ध्यान करते चलिए, आप लोग नोट आउट करते चलिए, नहीं जानते हैं तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 को देखिए। 30 में क्या कहा जा रहा है मित्रों कि निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन हमें यह निर्धारित करने में मदद करता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई या नहीं। अवस्था में परिवर्तन, गैस का उत्सर्जन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ग्रुप डी में पूछा हुआ है, ऐसा ऐसा साइंस का क्वेश्चन है। नहीं जानिएगा परिवर्तन सब तो बाया करने लगिएगा। रंग का बदलना, ये सभी विकल्प, तो बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। तो ये सभी कहा जा रहा है कि कौन सा अवलोकन में यह निर्धारित करने में मदद करता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई या नहीं। तो रासायनिक अभिक्रिया होने के लिए अवस्था में परिवर्तन भी जरूरी है, गैस का उत्सर्जन भी जरूरी है, रंग का भी बदलना जरूरी है, इसलिए ये सभी विकल्प इसका आंसर हो जाएगा। रासायनिक अभिक्रिया के लिए सभी विकल्प जो है तत्पर है। आगे बढ़ा जाए, इसका डिस्क्रिप्शन देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन में क्या कह रहा है मित्रों, डिस्क्रिप्शन में देखा जाए, कहा जा रहा है कि अवस्था में परिवर्तन, गैस का उत्सर्जन, रंग का बदलना रासायनिक अभिक्रिया हुई या नहीं इसके निर्धारण में मदद करता है। इसी से पता चलेगा उसका रंग का बदलना जरूरी है, गैस का उत्सर्जन जरूरी है, अवस्था में परिवर्तन जरूरी है। क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक पदार्थ या तत्व एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, उनमें परमाणु तथा पुनर्व्यवस्थापन होता है तथा एक प्रकार का नए पदार्थ यौगिक प्राप्त होता है। जैसे दूध से दही का बनना, ये क्या है, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। दूध से जब दही जमा दीजिएगा तो क्यों, क्योंकि परिवर्तन हुआ, रंग तो नहीं बदला लेकिन अवस्था में तो परिवर्तन हुआ, तो ये आपका रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 31 को देखिए। नहीं देखिएगा तो बाउंस करेगा, जाके परीक्षा में फेल कर जाइएगा। देखिए साइंस पूछता है एकदम तगड़ा तगड़ा। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है, पानी का बर्फ में परिवर्तन या मानव में श्वसन या मानव में पाचन या दूध से दही बनना। तो बताएंगे क्या होगा इसका सही जवाब। कह रहा है कौन सा भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन नहीं पूछ रहा है, चला गलती मत कर देना। तो पानी का बर्फ में परिवर्तन क्या है, आपका भौतिक परिवर्तन है। क्यों, क्योंकि देखेंगे किसी पदार्थ में होने वाला ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुण तो समान हो रहते हैं, रासायनिक गुण समान रहेगा लेकिन पदार्थ के भौतिक गुण जो है परिवर्तित हो जाते हैं, वो भौतिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे पानी का बर्फ में परिवर्तन क्या है, भौतिक परिवर्तन है। शक्कर का पानी में घुलना, कांच का टूटना, ये सब क्या है, भौतिक परिवर्तन है भाई। आगे देखेंगे इसका डिस्क्रिप्शन। पदार्थ में होने वाला वह परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ बनता है जो मूल पदार्थ के रासायनिक एवं भौतिक गुणों के पूर्णतः भिन्न होता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे लोहे पर जंग लगना, है सब क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। दूध का दही जमना, ये क्या है, दही जम जाएगा तो रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, तब आपको तो क्लियर हो गया होगा भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में ध्यान दे रहे होंगे। तो चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 32 को देखिए। 32 में क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। चलो ध्यान रखेंगे, शरीर में भोजन का पचना। देखिए शरीर में जब भोजन पचेगा तो बदल जाएगा, समझे। तो ये तो है, लेकिन कह रहा क्वेश्चन में नहीं है। दूध का दही बनना ये भी है और ये भी है। तीसरा, जल का वाष्प में परिवर्तन, चला तो ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है। लोहे में जंग लगना है, ये गलत है। तो हमें गलती न खोजना है कि नहीं है, तो जल का वाष्प में परिवर्तन ये नहीं है। आइए इसका डिस्क्रिप्शन आपको दिखाते हैं क्या कहा जा रहा है डिस्क्रिप्शन में। आप लोग भी देखिए, जो इंपॉर्टेंट चीज है उसको नोट आउट कीजिए, सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा साथियों। वह परिवर्तन जिसमें परिवर्तन के पश्चात पदार्थ के पुनः जो है पूर्ण अवस्था में आसानी से प्राप्त न किया जा सके, जो है पूर्ण अवस्था में फिर जो है प्राप्त नहीं किया जा सके, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। कितना उदाहरण आपको दे दिया गया कि वह परिवर्तन जिसमें देखिए बहुत बड़ा उदाहरण है कि पुनः जो है उस अवस्था में नहीं लौट सके, वो रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे दूध से दही जमा दीजिएगा तो दही कभी दूध में लौटेगा, वापस नहीं में लौटेगा, इसलिए वो रासायनिक परिवर्तन होगा। इसमें नया पदार्थ बनता है, इसमें भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन दोनों होता है। ध्यान रखेंगे, जैसे दूध से दही जमना, देखिए दूध से दही जमा दीजिएगा तो कभी दही आपका दूध में वापस लौटेगा, नहीं ना लौटेगा। शरीर में भोजन का पाचन, अब पाचन जो कर लिए भोजन, उसको बोलिए कि नहीं हम चावल रोटी खाया तो हमको रोटी वैसे ही चाहिए, तो होगा संभव नहीं। इसलिए वो क्या है, रासायनिक प्रक्रिया है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। लोहे में जंग लगना आदि रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। जबकि जल का वाष्प में परिवर्तन वाष्पीकरण कहलाता है। जल जब वाष्प में परिवर्तन होगा तो क्या कहलाएगा, वाष्पीकरण कहलाएगा। एक भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। वाष्पीकरण क्या है, भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 को बनाएंगे। 33 में क्या कहा जा रहा है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है रासायनिक परिवर्तन है। अभी आपका वही चल रहा है। फिर अब दूध का दही में परिवर्तन, ये क्या है आपका, बताएंगे तो ये तो रासायनिक परिवर्तन बिल्कुल सही है। शुष्क बर्फ का सम्मिलेशन, ये तो गलत है। रेत का पानी में घुलना, यह भी नहीं है।
चीनी का पानी में घुलना क्या है आपका, ये भी नहीं है। रासायनिक परिवर्तन अभी आपको ना बताया कि वैसे परिवर्तन जो है उसका परिवर्तन हो जाए, रंग बदल जाए, अवस्था बदल जाए, वो क्या कहलाता है, आप पुनः उस अवस्था में नहीं लौटे जिस अवस्था में था, वो रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। तो ध्यान रखेंगे, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, क्योंकि दूध को जब दही जमा दीजिएगा तो दही आपका जो है दूध में कभी वापस नहीं लौट सकता है, इसलिए यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन होगा। चला, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 को देखिए। 34 में क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है। अब देखिए, अंगूर का किण्वित होना या फलों का पकना या बर्फ का पिघलना या दूध से दही जमना। तो भौतिक परिवर्तन पूछा जा रहा है, तो पदार्थ में होने वाला वह परिवर्तन जिसमें केवल उसकी भौतिक अवस्था में परिवर्तन होगा, जब भी होगा क्या होगा, उसका भौतिक अवस्था में परिवर्तन होगा तथा उसका रासायनिक गुण में परिवर्तन नहीं होता है, उसे हम लोग भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे कि बर्फ का पिघलना, बर्फ जब पिघलेगा तो क्या होगा, उसके जो है भौतिक अवस्था में ही परिवर्तन होगा, जो बर्फ से तो द्रव में आ गया, ठीक है ना। तो रासायनिक गुण में कोई परिवर्तन नहीं होगा, बर्फ चेंज नहीं होगा, समझे। कांच का टूटना, ये सब क्या है, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, क्योंकि उसके रासायनिक गुण में कोई परिवर्तन नहीं होता है कांच में, ठीक है ना। तो ध्यान रखेंगे ये सब क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सही जवाब, बर्फ का पिघलना क्या है, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। इसलिए उदाहरण है क्योंकि उसके रासायनिक गुण में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, सिर्फ भौतिक अवस्था में परिवर्तन हुआ। एक में था तो दूसरे में परिवर्तन हो गया, रासायनिक गुण में परिवर्तन नहीं हुआ, वो भौतिक परिवर्तन कहलाता है। चला आगे बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 35 को देखेंगे। 35 में क्या कहा जा रहा है कि कौन सा नियम कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। कौन कहेगा नियम है, स्थिर अनुपात का नियम या व्युत्क्रम उत्पाद अनुपात का नियम या ऊर्जा संरक्षण का नियम या द्रव्य संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। RRBJ का क्वेश्चन है चलाई। तो द्रव्यमान जो है संरक्षण का नियम ये कहता है, क्या कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। ये आपका नियम द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। आइए इसका डिस्क्रिप्शन दिखाते हैं आपको। डिस्क्रिप्शन में क्या कहा जा रहा है, डिस्क्रिप्शन देखेंगे। द्रव्यमान संरक्षण का नियम का प्रतिपादन फ्रांसीसी रसायन एंटोनी लेवासिये ने किया था। एंटोनी लेवासिये ने किया था। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। अर्थात रासायनिक अभिक्रिया में उत्पादों का द्रव्यमान अभिकारकों के द्रव्यमान के बराबर होता है। तो ध्यान रखेंगे, इस चीज को भी ध्यान रखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया में जो है उत्पादों का द्रव्यमान जो होगा अभिकारकों के द्रव्यमान के बराबर होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 36 को देखिए। 36 में देखिए, 36 में क्या कहा जा रहा है कि संतुलित रासायनिक समीकरण डैश डैश के अनुरूप होता है। किसके, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुरूप होता है, या एवोगाड्रो नियम के अनुरूप होता है, या गैसीय आयतनों का नियम है ये, या गुणित अनुपात का नियम है। तो संतुलित रासायनिक समीकरण जो है ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। ध्यान रखेंगे, द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 37 को देखिए। 37 में क्या कहा जा रहा है कि एक रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिक्रियाओं और उत्पादों के द्रव्यमानों का योग अपरिवर्तित रहता है। इसे क्या कहा जाता है, जब अपरिवर्तित रहेगा तो एक निश्चित अनुपात का नियम कहा जाएगा, या ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कहा जाएगा, या रासायनिक संयोजन का नियम कहा जाएगा, द्रव्य संरक्षण का सिद्धांत कहा जाएगा। तो ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं, द्रव्य संरक्षण का सिद्धांत के नाम से बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, आइए डिस्क्रिप्शन में देखा जाए। ग्रुप डी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, देखेंगे। कहा जा रहा है इसमें कि एक रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिक्रियाओं और उत्पादों के द्रव्यमान का योग जो है अपरिवर्तित रहता है। इसे द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत, लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ मास बोलते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मास कहते हैं। द्रव्यमान का न ही सृजन हो सकता है तथा न ही नाश किया जा सकता है, परंतु वो आपस पुनर्व्यवस्थित अवश्य हो सकता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखेंगे, द्रव्यमान जो है न सृजन किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 38 को देखेंगे। 38 में क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित वैज्ञानिकों ने किसी ने स्थिर अनुपात के नियम को प्रतिपादित किया था, बताइएगा। एंटोना लेवेजियर ने, या जोसेफ प्रोउस्ट ने, या रॉबर्ट बॉयल ने, या जैक चार्ल्स ने। तो भैया जोसेफ प्रोउस्ट ने जो है स्थिर अनुपात के नियम को प्रतिपादित किया था। जोसेफ
प्रोउस्ट ने जो है स्थिर अनुपात के नियम को प्रतिपादित किया था। जोसेफ प्रोउस्ट ने स्थिर अनुपात का नियम, निश्चित अनुपात के नियम का प्रतिपादन किया। इस नियम के अनुसार प्रत्येक जो है रासायनिक यौगिक में उसकी अवयवी तत्व द्रव्यमान के अनुसार क्या होता है, बताइए? द्रव्यमान के अनुसार सदैव एक निश्चित अनुपात में पाए जाते हैं, चाहे वह यौगिक किसी विधि से प्राप्त किया गया हो। तो ध्यान रखेंगे इस चीज को। आगे बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 39 को देखिए। 39 में क्या कहा जा रहा है? निश्चित अनुपात का नियम किसके द्वारा दिया गया था? निश्चित अनुपात का नियम किसके द्वारा दिया गया था? जॉन डाल्टन के द्वारा दिया गया था, जोसेफ उल प्राउस्ट के द्वारा दिया गया था, या एंटोइन लेवेजियर के द्वारा दिया गया था, या जोन्स जैकब बर्जेलियस के द्वारा दिया गया था? तो ये नियम जो है जोसेफ उल प्राउस्ट के द्वारा दिया गया था। एक निश्चित अनुपात का नियम, एक निश्चित अनुपात का नियम जोसेफ उल प्राउस्ट के द्वारा दिया गया था, प्राउस्ट के द्वारा दिया गया था। निश्चित अनुपात का नियम प्राउस्ट के द्वारा दिया गया था, ध्यान कर लेंगे, नहीं जानते हैं तो आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 40 को देखिए। 40 में क्या कहा जा रहा है कि निश्चित अनुपात का नियम किसने प्रतिपादित किया था? फिर वही क्वेश्चन भाई रिपीट कर रहा है, तो बताएंगे। निश्चित अनुपात का नियम किसने प्रतिपादित किया था? जॉन डाल्टन, जोसेफ प्राउस्ट, या मेंडलीफ, या मेंडलब्रॉट? तो कौन? जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था। प्राउस्ट ने निश्चित अनुपात का नियम दिया है, प्राउस्ट ने, क्योंकि अभी पहला क्वेश्चन देखे, इससे 3 क्वेश्चन पूछ दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 41 को देखिए। 41 में क्या कहा जा रहा है साथियों? बहुत अच्छा क्वेश्चन। निश्चित अनुपात जो है दे रखा है नियम के अनुसार। निश्चित अनुपात का नियम क्या है? अभी आप पढ़े, जोसेफ प्राउस्ट जो दिया है निश्चित अनुपात का नियम, अभी आप पढ़े, बताएंगे, पढ़े हैं तो। कहा जा रहा है कि रासायनिक पदार्थ में भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान और रासायनिक गुण भिन्न होते हैं। नहीं, रासायनिक पदार्थ में यौगिक बनाने के लिए परमाणु छोटी पूर्ण संख्याओं के अनुपात में संयोजित होते हैं। नहीं, रासायनिक पदार्थ में तत्व हमेशा द्रव्यमान की निश्चित अनुपात में मौजूद होते हैं, ये सही है। निश्चित अनुपात में जो मौजूद होगा वो आपका निश्चित अनुपात का नियम कहलाएगा। रासायनिक पदार्थ में परमाणु अविभाज्य कण होते हैं जिन्हें रासायनिक प्रक्रिया में निर्मित या नष्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन सबसे सूटेबल आंसर आपका यही होगा, क्योंकि यहाँ पे कहा जा रहा है कि निश्चित अनुपात में मौजूद होते हैं। निश्चित अनुपात में, ये निश्चित अनुपात का नियम कहलाता है, जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था, ध्यान रखेंगे। आइए इसका डिस्क्रिप्शन आपको दिखाते हैं। कहा जा रहा है क्या चीज कि निश्चित अनुपात के नियम का प्रतिपादन प्राउस्ट ने, जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था। इसके अनुसार किसी रासायनिक अवयवी तत्वों के भारों तथा द्रव्यमानों का सदैव एक निश्चित अनुपात रहता है। उदाहरण के लिए H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के भारों का अनुपात 1:8 है। किसी स्रोत से प्राप्त जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के भारों का सदैव अनुपात 1:8 ही रहता है। तो एक निश्चित अनुपात में रहने का काम करता है, जो जोसेफ प्राउस्ट के द्वारा नियम दिया गया था, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 42 को बनाएंगे आप लोग। 42 में क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार दिए गए रासायनिक पदार्थ में हमेशा वही समान तत्व होते हैं जो वजन से एक निश्चित अनुपात में संयुक्त होते हैं? बताएंगे। स्थिर अनुपात का नियम, या तत्व संयोजन का नियम, या ऊर्जा संरक्षण का नियम, या द्रव्यमान संरक्षण का नियम? तो रासायनिक पदार्थ में हमेशा वही समान तत्व होते हैं जो वजन से एक निश्चित अनुपात में संयुक्त होते हैं। वो क्या कहा रहा था? स्थिर अनुपात का नियम में कौन दिया था? प्राउस्ट ने दिया था। आइए चर्चा करते हैं। कहा जा रहा है डिस्क्रिप्शन में कि स्थिर या निश्चित अनुपात के नियम का प्रतिपादन प्राउस्ट ने किया था, सही है। इसके अनुसार किसी रासायनिक यौगिक में उपस्थित अवयवी तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव स्थिर और निश्चित होता है। जैसे 2Na + Cl2 = 2NaCl। तो निश्चित है, NaCl यौगिक बनाने के लिए सोडियम में 23 ग्राम और क्लोरीन में 35.5 ग्राम एक निश्चित अनुपात में संयोग करके, अर्थात अनुपात जो है 23:35 होगा, सदैव निश्चित होगा। तो ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 43 को देखिए। 43 में क्या कहा जा रहा है मित्रों कि कार्बन डाइऑक्साइड के सभी नमूनों में 3:8 के द्रव्यमान अनुपात में कार्बन और ऑक्सीजन होती है। यह डैश डैश के नियम के साथ सहमति है। यह किसके नियम के साथ सहमति है, ये आपको बताना है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम, तो ये तो नहीं होगा। दूसरा लगातार समानुपात, ठीक है। तीसरा पारस्परिक समानुपात, ये भी नहीं होगा। चौथा ऊर्जा संरक्षण के नियम, ये भी नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा? लगातार समानुपात में का नियम यह जो है सहमति देता है। आइए इसका डिस्क्रिप्शन दिखाते हैं आपको। डिस्क्रिप्शन में क्या कहा जा रहा है कि निश्चित अनुपात के नियम, स्थिर अनुपात के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात निश्चित होता है। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन
और ऑक्सीजन में द्रव्यमानों का अनुपात 3:8 नहीं होगा। नोट, आयोग द्वारा दिए गए विकल्प समानुपात ही निश्चित अनुपात का नियम है। समानुपात ही ये आयोग दिया गया था विकल्प का आंसर, समझे? तो इसीलिए नोट करके दे रखा है कि अनुपात, समानुपात ही जो है अनुपात का नियम है। समानुपात ही अनुपात का नियम है, इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब होगा जो लगातार समानुपात आंसर होगा। क्वेश्चन आगे देखिए। अब चैप्टर आ गया डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर हम लोग 44 को देखेंगे। 44 में क्या कहा है? डाल्टन का सिद्धांत इस नियम पर आधारित है। किस नियम पर भैया आधारित है बताइए? नियत अनुपात पर आधारित है, रासायनिक संयोजन पर आधारित है, या गति का संरक्षण पर आधारित है, द्रव्यमान का संरक्षण पर आधारित है? तो डाल्टन का सिद्धांत जो है रासायनिक संयोजन पर आधारित है। डाल्टन का जो है रासायनिक संयोजन पर आधारित है सिद्धांत, रासायनिक संयोजन पर आधारित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। देखेंगे डिस्क्रिप्शन, इसका तो मेन डिस्क्रिप्शन ही है, पढ़िए डिस्क्रिप्शन क्या कहा जा रहा है कि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत रासायनिक संयोजन के नियम पर आधारित है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार सभी द्रव चाहे तत्व यौगिक या मिश्रण हो सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें हम लोग परमाणु कहते हैं। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु द्रव्यमान का अविभाज्य कण होता है। परमाणु क्या होता है? द्रव्यमान का अविभाज्य कण होता है। अविभाज्य कण होता है। रासायनिक संयोजन के मुख्य 2 नियम है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम और निश्चित अनुपात का नियम। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, दोनों इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 45 को देखिए। 45 में क्या कहा जा रहा है कि डाल्टन के सिद्धांत पर आधारित है। किस पर आधारित है भैया? रासायनिक संयोजन के नियम पर। अभी आप पढ़ा दिए डिस्क्रिप्शन में, बताइएगा। नियत अनुपात के नियम पर, द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर, या ऊर्जा संरक्षण के नियम पर? ये किस पर आधारित है बताइए? तो ये जो है किस पर आधारित है? तो रासायनिक संयोजन के नियम पर आधारित है। डाल्टन का सिद्धांत रासायनिक संयोजन के नियम पर आधारित है। डाल्टन का सिद्धांत जो है रासायनिक संयोजन के नियम पर आधारित है, रासायनिक संयोजन के नियम पर आधारित है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 46 को देखिए। डाल्टन जो का परमाणु सिद्धांत निम्न से किसके लिए जो है एक स्पष्टीकरण देता है? अब 4 ऑप्शन पढ़िए, उसके लिए स्पष्टीकरण देगा भैया, बताइए। द्रव्यमान संरक्षण और रासायनिक संयोजन का नियम इस पर स्पष्टीकरण देता है? नहीं, इस पर कभी नहीं देता है। द्रव्यमान संरक्षण और निश्चित अनुपात का नियम, तो हाँ, ये डाल्टन का द्रव्यमान संरक्षण और निश्चित अनुपात का नियम इस पर जो है स्पष्टीकरण देने का काम करता है। रासायनिक संयोजन और निश्चित अनुपात का नियम ये नहीं, रासायनिक संयोजन पर नहीं। निश्चित अनुपात और रासायनिक संयोजन का नियम, तो बस इसको इधर से उधर कर दिया जाता है, ये भी नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि द्रव्यमान संरक्षण और निश्चित अनुपात का नियम डाल्टन का परमाणु सिद्धांत का स्पष्टीकरण देता है। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत जो है उस स्पष्टीकरण देता है, द्रव्यमान संरक्षण और निश्चित अनुपात के नियम पर जो है स्पष्टीकरण देता है। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 47 को बनाइए। 47 को देखिए। 47 में क्या कहा जा रहा है कि डाल्टन की पद्धति के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? और डाल्टन के कथनी के अनुसार सही कौन है, जरा ये बता दीजिए। देखिए, समान तत्व के अणुओं के परमाणु द्रव्यमान और आकार समान और परंतु रासायनिक परिवर्तन समान नहीं होते। नहीं, ऐसा नहीं है। एक अणु प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन में विभाजित होने योग्य होता है, यह भी नहीं होगा। समान तत्व के परमाणु, अणुओं और परमाणु का द्रव्यमान अलग अलग है, ये भी नहीं होगा। समान का अलग अलग कैसे हो जाएगा? परमाणु द्रव्यमानों के अविभाज्य कण है, परमाणु द्रव्यमानों का अविभाज्य कण है, तो बिल्कुल सही जवाब। परमाणु जो पदार्थों का जो है अविभाज्य कण होता है, परमाणु पदार्थों का जो है अविभाज्य कण होता है, परमाणु पदार्थों का अविभाज्य कण होता है। आइए इसका डिस्क्रिप्शन दिखाते हैं आपको। डिस्क्रिप्शन पढ़ा जाए। डिस्क्रिप्शन में क्या कहा जा रहा है देखिए कि जॉन डाल्टन के सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक जो है पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। जितना पदार्थ रहेगा छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसे हम लोग परमाणु कहते हैं। और परमाणु किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि से विभाजित नहीं किया जा सकता है। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत द्रव्यमान संरक्षण के नियम और निश्चित अनुपात के नियम पर आधारित है। तो ध्यान रखिएगा, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत किस पर आधारित है? द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर आधारित है और जो है निश्चित अनुपात के नियम पर आधारित है डाल्टन का परमाणु संरक्षण का सिद्धांत। ठीक है ना? इस सिद्धांत के अनुसार मुख्य बिंदु है, कौन कौन बिंदु? पहला बिंदु देखिए, प्रत्येक जो है तत्व जो अति सूक्ष्म अविभाज्य कणों से मिलकर बना है। प्रत्येक अति सूक्ष्म अभिन्न अविभाज्य कणों से मिलकर बना, जिसे हम परमाणु कहते हैं। परमाणु जो है छोटे छोटे अविभाज्य कणों से मिलकर बना है। अति सूक्ष्म जो है भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु गुण भी भिन्न होते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु के गुण भी भिन्न होते हैं। परमाणु जो है अविनाशी होता है, इसको ध्यान रखेंगे। परमाणु क्या होता है? अविनाशी होता है। आगे बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 48 को देखेंगे। 48 में क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से क्या डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की अवधारणा नहीं है? अब कौन सा है जो
डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की अवधारणा नहीं है। यहाँ पे आपको बताना है 48 में। 48 से जवाब दीजिए, पढ़िए, जवाब दीजिए। भिन्न तत्वों के परमाणु में भिन्न द्रव्यमान और रासायनिक गुण होते हैं, तो नहीं। दूसरा, यौगिक बनाने के लिए परमाणु छोटी पूर्णांक संख्या के अनुपात में संयोजित होता है, नहीं, ये भी नहीं होगा। परमाणु अदृश्य कण होते हैं, ये तो नहीं होगा। अदृश्य कह रहा है, अविभाज्य कण होता है जिसके रासायनिक अभिक्रिया में निर्मित या नष्ट नहीं किया जा सकता, ये भी नहीं होगा। डी में देखिए, डी में क्या कहा जा रहा है कि पदार्थ सभी छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिन्हें हम लोग अणु कहते हैं। एकदम सही जवाब, पदार्थ जो छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिसे हम लोग अणु कहते हैं। तो ये आपका डाल्टन सिद्धांत की अवधारणा नहीं है, लेकिन ये सब जो है बाकी जो है, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। आगे इसका डिस्क्रिप्शन देखिए, कहा जा रहा है कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार जो है प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिसे हम लोग परमाणु कहते हैं। परमाणु किसी भी रासायनिक या भौतिक अवस्था में विभाजित नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 49 को देखिए। 49 में क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित जो है में किसे परमाणु की अविभाज्यता के बारे में बताया? डाल्टन ने बताया, गोल्डस्टीन ने बताया, बोर ने बताया, रदरफोर्ड ने बताया। तो देखेंगे, तो डाल्टन ने परमाणु की अविभाज्यता के बारे में बताया था सर्वप्रथम। कौन? डाल्टन ने बताया था, बाकी किसी ने नहीं। क्वेश्चन नंबर 50 को देखेंगे। 50 में क्या कहा जा रहा है, जो कि इस सेट का आज लास्ट क्वेश्चन है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में कौन सी अभिधारणा द्रव्यमान संरक्षण के नियम का परिणाम है? बताएंगे। पहला, यौगिक बनाने के लिए परमाणु छोटी पूर्ण संख्याओं के अनुपात में जोड़ती है, ये नहीं होगा। दूसरा, विभिन्न तत्वों के परमाणु और द्रव्यमान और रासायनिक गुण भिन्न होते हैं, ये भी नहीं होगा। तीसरा, सभी पदार्थ अति सूक्ष्म कणों से बने होते हैं जिन्हें परमाणु कहते हैं। लेकिन हमको यहाँ बताना है कि परमाणु सिद्धांत की कौन सी अवधारणा द्रव्यमान संरक्षण का नियम का परिणाम है, तो ये भी नहीं होगा। तीसरा, परमाणु अदृश्य कण है जो रासायनिक अभिक्रिया से न तो उत्पन्न किए जा सकते और न ही नष्ट किए जा सकते। ये जो है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत की अवधारणा यानी कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम का परिणाम है। तो इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। परमाणु अदृश्य कण है जो रासायनिक अभिक्रिया से न तो उत्पन्न किए जा सकते हैं और न ही नष्ट किए जा सकते हैं। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। आइए इसका डिस्क्रिप्शन देखा जाए। डिस्क्रिप्शन में क्या कहा जा रहा है कि डाल्टन ने द्रव्यमान की संरचना का एक गहन अध्ययन किया। कब? इन्होंने 1803 ईस्वी में द्रव्य की संरचना तथा परमाणु संबंधी एक विचार प्रस्तुत की जिसे डाल्टन का परमाणुवाद कहते हैं। इनके परमाणु सिद्धांत से द्रव्यमान संरक्षण का नियम प्रतिपादित होता है। परमाणु सिद्धांत से ही द्रव्यमान संरक्षण का नियम प्रतिपादित होता है। इसके अनुसार परमाणु अदृश्य कण है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया से न तो उत्पन्न किए जा सकते हैं और न ही नष्ट किए जा सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए और साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस सेट में 50 क्वेश्चन थे। अगले सेट में हो सकता है 100 क्वेश्चन लेकर के आए हम। इसका पार्ट 2 होगा। इस वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे को दबा दीजिए ताकि हमारा कोई भी नोटिफिकेशन जाए तो आपको मिल सके। एक क्लास डेली 12 बजे चलता है लाइव। ध्यान रखेंगे। धन्यवाद।